A warm welcome to all the participants who have joined today in our webinar. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं धीरज गोपाल हेगड़े फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। Let me call out the names of the participants. Hemlata ma'am, Purnima, Prerna, Shreya ji, Vaibhav, Yogesh ji, Anisha. Thank you so much everyone for joining. दोस्तों, आपने अपने कीमती समय से आज कुछ समय लर्निंग के लिए निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं जीवन में अगर अर्निंग बढ़ानी है तो पहले लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी और लर्निंग बढ़ाने के लिए समय निवेश करना पड़ता है। कितने लोग बाय द वे इस बात से एग्री करेंगे कि जीवन में अर्निंग बढ़ानी तो पहले लर्निंग बढ़ानी पड़ती है और लर्निंग बढ़ाने के लिए समय निवेश करना पड़ता है? कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? अगर एग्री करते हैं ना, देन प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स एंड सेंड इट टू मी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैभव, हिमा मैम, श्रेया जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। योगेश जी, प्रेरणा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तीन बातें रखना चाहूंगा आपके समक्ष। नंबर वन कि देखिए, आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां पर हम घर बैठे दफ्तर बैठे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ अ सडन कुछ टेक्निकल ग्लिच आने के कारण वेबिनार लेट्स से अगर डिसेबल हो गया तो हम तुरंत नई लिंक आप तक पहुंचा देंगे, तो आप कृपया करके मीटिंग रूम छोड़कर जाइएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम सेमिनार करते हैं तो कैसा है कि पार्टिसिपेंटों का बॉडी लैंग्वेज हम देख पाते हैं, एक बना हुआ रहता है, क्योंकि वेबिनार में वो स्कोप लिमिटेड रहता है जहां पर आज आप मुझे देख पा रहे सुन पा रहे, बट मैं नहीं सुन पा रहा ना देख पा रहा। सो ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे। मैं कुछ सवाल करते रहूंगा और वो सवाल काफी आसान रहेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा समय जवाब हाँ या ना में ही भेजना है। So please use the chat box as you can see in the screen, right? आपके बॉटम स्क्रीन में आप चैट्स के माध्यम से अपना रिप्लाई भेज सकते हैं। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि आज जो हम सेशन कर रहे हैं, तो जो लर्निंग्स आपकी रहेगी जरूर इसको इसके एक नोट्स बनाकर आप या तो चैट्स में डाल सकते हैं, बट उससे बेटर ये रहेगा कि आप वन ऑन वन जब मुझसे भेजेंगे कि आपकी लर्निंग्स क्या रही और आप कैसे उसको अपने पर्सनल फाइनेंस में अप्लाई करना चाहेंगे आने वाले वक्त में, तो ये मुझे सुनकर बहुत बेहद खुशी होगी। सो जरूर अपने नोट्स बनाइएगा। और अगर दोस्तों आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है, सो कहीं भी आपकी नेटवर्क अच्छी है, प्लीज इस वेबिनार को वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, राइट? सो इसी के साथ ही साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वेबिनार को, जिसका नाम है, द टॉपिक ऑफ द वेबिनार इज 5 मिस्टेक्स ऑफ इन्वेस्टर्स टू अवॉइड। दोस्तों, आप में से कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि जीवन में, चाहे फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, किसी भी डोमेन में, किन बातों से हमें सक्सेस मिल सकता है ये तो सीखना जरूरी है, बट किन बातों से हमें दूर रहना है, राइट? मिस्टेकों से दूर रहना है, ये भी सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे इस बात से एग्री करते देन प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स कि जीवन में किन बातों से सक्सेस मिल सकता है ये तो सीखना जरूरी है, बट साथ ही साथ किन बातों से दूर रहना है, मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, ये भी जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एग्री करते देन प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। योगेश जी, प्रेरणा, वैभव, थैंक यू एवरीवन। सॉरी, गैलेक्सी 820 है, तो आई डोंट नो आपका नाम क्या है, बट थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सतीश सर, थैंक यू। मैं मेरे बगल में ये कैमरा के सामने एक और स्क्रीन है, सो मैं चैट्स पढ़ने के लिए उस स्क्रीन को रेफर करते रहूंगा, राइट? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। अनीशा, थैंक यू। ऑलराइट, सो मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये तो बताते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सकता है, बट देन आज हम इस वेबिनार में बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, राइट? क्या लर्निंग्स हम मिस्टेक से जान सकते हैं जो
बीते 12 से 13 साल के मेरे प्रोफेशनल जर्नी में मैंने देखा है निवेशकों को करते हुए, जिसके कारण जो उन्होंने डिसाइड किया था, जो पोर्टफोलियो बनाया था, राइट, जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने ये मिस्टेक्स किए थे। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांचों के पांच मिस्टेक्स करने से हम अनसक्सेसफुल होंगे, एक भी मिस्टेक किया तो काफी है, राइट। सो मैं जरा अब पीपीटी मोड में डाल देता हूं, 1 मिनट। ओके, ऑल राइट। सो एजेंडा, क्या लर्निंग्स हम देखेंगे, कौन से है ये मिस्टेक्स, 5 मिस्टेक्स। ओके, कैसे इसको अवॉइड करना, क्यों अवॉइड करना जरूरी है, करेक्ट। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, पेन्स एंड पेपर्स रेडी। आ रहा है पहला मिस्टेक दोस्तों जिससे आपको बचना है, और ये है हेडलाइन इन्वेस्टिंग। क्या अर्थ हुआ इसका, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हेडलाइन। दोस्तों जब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, न्यूज़ चैनल की हेडलाइन हो, सोशल मीडिया में, वेबसाइट में, ब्लॉग्स में, कहीं भी एक हेडलाइन पढ़कर जब आकर्षित होते हैं उस इंफॉर्मेशन को रेफर करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन को जब हम एक फाइनेंशियल एडवाइस समझकर उसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अप्लाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक साबित हो सकता है, राइट। और जब हेडलाइन की बात आती है, खास करके न्यूज़पेपर की, एक बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं मिस्टर मार्क ट्वेन, यूएस के। तो 60 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी जो आज मेरे जहन में आ रही है, आप सभी के सामने मैं यहां पर वो बात रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप अनइन्फॉर्म्ड है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मतलब आप मिस इन्फॉर्म्ड है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा समय वो एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए आती है हमारे सामने। अब जब हम उस हेडलाइन को रेफर करके, राइट, ऐसा समझ के चलते हैं कि वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस है, तो फिर वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। विश्व के सबसे सक्सेसफुल निवेशक एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वॉरेन बफे। अगर आपने नाम सुना है वॉरेन बफे का, तो चैट्स में WB टाइप करके मुझे भेजेगा, WB, वॉरेन बफे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये इनकी नसीहत है, वॉरेन बफे की, मेरी नहीं। ये कहते हैं कि द वर्स्ट मिस्टेक one can make in stocks is to buy or sell based on current headlines. और दोस्तों यहां पर मैं अब आपके लॉजिकल माइंड को एड्रेस करने के लिए कुछ प्रूफ यहां पे शेयर करने वाला हूं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही अभी सीमित नहीं है, सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, जहां से भी आज इस एज ऑफ इंफॉर्मेशन में जहां से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अब वो इंफॉर्मेशन को ऐसा समझ के चलना कि भाई वो हमारे लिए फाइनेंशियल एडवाइस है, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बट वो जनरल इंफॉर्मेशन को जब हम अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो में उसको अप्लाई करते हैं ये समझ करके वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस है, तो कहीं ना कहीं हम एक पोटेंशियल मिस्टेक को इनवाइट कर रहे हैं। सो चलिए अभी मैं आपको यहां पर एक प्रूफ शेयर करना चाहूंगा। ये जैसे कि आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, राइट, मैंने थोड़ा सा जूम किया है। ओके, ऑलराइट। सो ये न्यूज़पेपर जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल छपी थी जनवरी 2008 में। बट मैं आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये न्यूज़पेपर गलत इंफॉर्मेशन छापते हैं या गलत बातें करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये आज यहां पर आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को, इस जनरल इंफॉर्मेशन को जब हम एडवाइस समझ के चलते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। तो यहां पर जनवरी 2008 की बात है दोस्तों, जब माफी चाहता हूं न्यूज़पेपर के आर्टिकल इतनी क्लियर नहीं, बट मैंने समराइज किया है क्या है एग्जैक्टली इस न्यूज़पेपर में। तो फुल गुलाबी तेजी थी बाजार में, राइट, और उस वक्त में 3000 का सेंसेक्स, गाइस, ऑलमोस्ट
21,000 का हो गया था, 7 गुना बढ़ गया बाजार। सेंसेक्स का फास्टेस्ट राइड इन 4 years, राइट। 3,000 का सेंसेक्स बन गया 21,000 का। तो 2008 में जब सेंसेक्स पीक पे था, करेक्ट, 21,000 का था, उस वक्त में आए दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में यही बातें छप रही थी कि कैसे अब निवेश करना फायदेमंद है, आने वाले वक्त में नए नए टारगेट्स दी जा रही थी, एक्सपर्ट्स आ रहे थे, वो अपना व्यू शेयर कर रहे थे। अब जब भी हम ऐसे किसी लेट्स से न्यूज को पढ़कर प्रभावित होते हैं कि भाई सब पैसा बना रहे, 7 गुना बन गया, तो हम क्यों पीछे रह जाए, चलो हम भी निवेश करेंगे। और उस वक्त में दोस्तों, उस वक्त में बहुत सारे लोगों ने अपने एफडी तोड़कर यहां वहां जो भी पैसा उनके पास था, इससे भी वर्ष कुछ लोगों ने लोन भी लेकर बाजार में निवेश किए थे उस वक्त में, राइट, जब पीक पे था बाजार। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वहां से 5 सालों के लिए, राइट, जिन लोगों ने उस वक्त में निवेश किया था 5 सालों में उनका रिटर्न था -1.4%, वो भी कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड -1.4%, राइट। तो मतलब यहां पर उत्तेजित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रीड पैदा की जा रही है कि निवेश करना कितना फायदेमंद है, बट निवेश करके 5 सालों में निवेशकों ने बनाया पैसा -1.4%। अब इससे विपरीत ठीक इससे 10 महीने बाद, राइट, अब ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूं नवंबर 2008 की, जब बाजार टूट गया दोस्तों, मतलब 21,000 का सेंसेक्स जा पहुंचा 8,000 में, 8,500 समथिंग। अब हेडलाइन टोटली चेंज्ड। अब आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉल स्ट्रीट बना फॉल स्ट्रीट, फॉल स्ट्रीट्स डार्केस्ट हार, ब्लड बाथ इन दलाल स्ट्रीट, निवेशकों ने इतने लाख करोड़ रुपए गवाए। अब ये पढ़कर एक निवेशक के मन में क्या आएगा दोस्तों, फियर पैदा होगा। तो जो अभी तक इतनी ऑप्टिमिज्म थी 10 महीने पहले, एकदम से वो पेसिमिज्म में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई। और अब न्यूज पढ़कर, राइट, या न्यूज देखकर, न्यूज चैनल देखकर हम मनी मन बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा समय निवेशक इसी वक्त में मिस्टेक कर बैठते हैं, वो अपना लगाया हुआ पैसा एग्जिट कर लेते हैं। और ये हुआ है दोस्तों। और उस वक्त में जिन लोगों ने एग्जिट किया, गॉन। बट वाइज इन्वेस्टर्स जो डट कर बैठे रहे, एग्जिट नहीं किया, और जिन लोगों ने उससे भी ज्यादा वाइज निवेश किया, एक्स्ट्रा पैसा अगर उनके पास जो था इस बाजार में 8,500 के बाजार में, मैं आपको बता रहा हूं वहां से 5 सालों में निवेशकों ने मोर देन 20% रिटर्न बनाया, वो भी कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड 20% पर एनम। सो दोस्तों, आपको एक बात यहां पे समझ आ गई होगी कि जब हम न्यूज़पेपर के, राइट, हेडलाइंस को पढ़कर जब कहीं ना कहीं ऐसा समझ के चलते हैं कि जो कह रहे हैं चलो इसको फॉलो करेंगे हम, तो एक मिस्टेक हो सकता है। बिकॉज देखिए, एक बात हमको समझनी है, हम सब यूनिक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स यूनिक है। आज जितने भी लोग इस रूम में भी हैं, राइट, हम सब अपने अगर इनकम लेवल पर, एक्सपेंस के लेवल पर, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे गोल्स, हमारी फैमिली बैकग्राउंड सब अलग है। सो कहीं ना कहीं जो एडवाइस या जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपरों में छपता है, न्यूज़ चैनल्स में छपता है, सोशल मीडिया में आता है, वेबसाइट्स में, ब्लॉग्स में, उसको जब हम रेफर करके ये समझते हैं कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा या ये जो कह रहे हैं ये करना ठीक रहेगा, तो हम एक मिस्टेक इनवाइट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो ये हमें समझना है कि हमारी नीड क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम सब अलग अलग रिक्वायरमेंट के साथ अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस पर स्टिक करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो बात थी न्यूज़पेपर की। चलिए मैं भी आपको एक एक्सपर्ट के बारे में भी यहाँ पे उनके व्यू पॉइंट्स यहां पर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो ये इंटरव्यू आई थी 2015 31 अगस्त को, राइट। एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है जिनको बहुत सारे न्यूज चैनल्स कवर करते हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्सपर्ट गलत कहते हैं या गलत राय देते हैं, बट इनकी एनालिसिस को अगर हम फॉलो करें और मान के इनके कहने पर अगर हम हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस करें, बाय सेल करें, जो वॉरेन बफेट ने किया था, कहा था, राइट, द वर्स्ट मिस्टेक एन इन्वेस्टर कैन डू इज टू बाय और सेल बेस्ड ऑन करंट हेडलाइंस। सो लेट्स से अगर ये ऐसे इंटरव्यूज को भी हम रेफर करके जब हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं तो क्या नतीजा होगा, चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जनाब ने एक स्टेटमेंट दी थी 31 अगस्त 2015 में कि इंडिया सेफेस्ट इमर्जिंग मार्केट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग, राइट। अब इससे विपरीत एक हफ्ते में दोस्तों, एक हफ्ते में
मैं भी आपको बता रहा हूं, एक और इंटरव्यू उनका आया था 7 सितंबर को, राइट। अब 7 सितंबर के इंटरव्यू में देखिए वो क्या कह रहे हैं, जहां पे उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि भाई इंडिया इज द सेफेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट, अब वो कह रहे हैं इंडिया लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट, ईएम्स मतलब इमर्जिंग मार्केट्स डन विद, अब कोई स्कोप नहीं है ग्रोथ की, द स्टोरी एंड्स, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। अब आप सोचिए, एक हफ्ते में एक व्यक्ति की जो व्यू नॉर्थवर्ड जा रही थी वो साउथवर्ड जा रही है अब। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या हो गया एक हफ्ते में कि उनकी पूरी की पूरी व्यू चेंज हो गई। तो बेसिकली मैं बता दूं कि एक हफ्ते में बाजार उस वक्त में 2015 की ये बात है, राइट, तो कुछ 832 पॉइंट करेक्ट हुआ था बाजार, और वो बहुत बड़ी करेक्शन थी। और उसकी वजह से ये जो एक्सपर्ट है, इन्होंने अपनी व्यू चेंज कर दी। तो मतलब अगर आप यहां पर नोटिस करो, इनकी जो व्यू है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे आधारित होती है। अब जितने भी लोग यहां पर जो इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं, क्या आपने शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किया है? आई एम श्योर आपका जवाब नहीं होगा। आप सभी ने इक्विटी में निवेश किया है विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, इजंट इट? तो अगर इनके शॉर्ट टर्म एनालिसिस को हम फाइनेंशियल एडवाइस समझकर अगर हमारे पोर्टफोलियो में उसको अप्लाई करें, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, राइट। एक एक हफ्ते में स्टेटमेंट चेंज होते हैं इनके। तो ये तो ठहरे एक देसी एक्सपर्ट, मैं बात करना चाहूंगा एक विदेशी एक्सपर्ट के बारे में भी, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में आने से पहले मैं अभी आपको बता दूं, एक अच्छी स्टोरी है, इनफैक्ट ये रियल स्टोरी है, तो आपको मजा आएगा सुनने में। सो 2004 में दोस्तों, जिम रॉजर, अगर आपने नाम सुना है, जिम रॉजर एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर है यूएस के। और दोस्तों उनके हेज फंड की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे भारत देश की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, उससे भी डबल उनकी हेज फंड की साइज है। तो 2004 में एक इंटरव्यू हुआ था और उनको ये पूछा गया था कि भाई आपका इंडिया को लेकर, इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर क्या कहना है, क्या विचार है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इंडियन मार्केट्स के सारे स्टॉक्स को बेच दिया है, आई एम बेरिश ऑन इंडियन मार्केट, इज व्हाट ही सेड इन 2004। अब उसके बाद क्या हुआ, 2005, 6, 7, 8 एक निरंतर तेजी आई, राइट। 7 गुना बाजार बढ़ गया, 7 टाइम्स की ग्रोथ आई सेंसेक्स में। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में एक कॉलम छपा था, वो होता है ना कि एक मीम आती है, अभी आज के जमाने में उसको मीम कहते हैं, बट पहले एक कॉलम आता था जहां पे कार्टून्स बनते थे सेलिब्रिटीज की, पॉलिटिशियंस की, और कहीं ना कहीं थोड़ी खिंचाई होती थी उनकी। तो वैसे ही एक कॉलम में जिम रॉजर का कार्टून आया था जहां पर 3 इमेजेस छपे थे। तो मैं बारी बारी से आपको इमेज यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकता हूं मैं, बट बताने वाला हूं आपको, प्लीज उसको विजुअलाइज कीजिए। तो एक इमेज मेरे पास है जहां पर फ्लाइट लैंड हो रही है मुंबई में, और जिम रॉजर खिड़की के बाहर देख रहे हैं, राइट। और मुंबई में जब लैंड होती है फ्लाइट, तो एक तरफ हमें दिखता है धारावी, राइट, स्लम एरिया, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट। तो पहले इमेज में ये छपा है। अब दूसरे इमेज में वो एयर होस्टेस को बुलाकर पूछते हैं, भाई मैंने तो सुना था भारत देश सोने की चिड़िया है, अचानक से इतने गरीब लोग कहां से आ गए, राइट। ये सेकंड इमेज में छपता है। अब तीसरे इमेज में एयर होस्टेस उनको रिप्लाई करती है, वो कहती है, सर ये वो सारे गरीब लोग हैं जो आपके कहने पर 2004 में इंडियन कंपनियों के स्टॉक बेचकर बैठ गए थे, इस वजह से वो आज गरीब है, राइट। सो आप समझ पा रहे दोस्तों कि दुनिया का कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब तक वो आपको नहीं जान पाएगा कि आपकी नीड क्या है, राइट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, तब तक वो आपको एडवाइस दे ही नहीं सकता। और जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इनके इंटरव्यूज छपते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस के आधार पर ही होता है। और हमें उससे दूर रहना है, इस मिस्टेक से दूर रहना है। बिकॉज जब भी आप अपने किसी एक्सपर्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर से अपनी प्लानिंग करा के लेते हैं, और वो पोर्टफोलियो जो आपके लिए, आपके नीड्स के हिसाब से जब बनाई गई थी और आपको जब कहा गया था उसमें निवेश करने के लिए, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आपको एडवाइस दिया गया था। बट जब हम ऐसे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बहकावे में आकर एक डिसीजन ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वेदर इट इज ऑफ बाइंग और सेलिंग, इट कैन प्रूव टू बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस फॉर द इन्वेस्टर, राइट। और आजकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल तो पुरानी बात हो रही है, अब तो नया जमाना, इंफॉर्मेशन एज का जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है।
अब एक सो कॉल्ड नए फिनफ्लुएंसर्स की एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे फिनफ्लुएंसर्स मतलब जो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं मनी डिसीजंस लेने के लिए। तो इनमें भी दोस्तों मैं जैसे कि अगर बस आज से ठीक 1 साल पहले जो बात हुई थी कि भाई सब कह रहे थे इन्फ्लुएंसर्स कि क्रिप्टो में पैसा डालो बहुत अच्छा रहेगा, तो कौन से एक्सचेंज के थ्रू डालना चाहिए वो रिकमेंड कर रहे थे, कौन से क्रिप्टो में डालना चाहिए पैसा ये एडवाइस कर रहे थे। और आज दोस्तों 1 साल बाद क्या हुआ, आप जानते हैं क्रिप्टो के साथ क्या हुआ है। मतलब जिन लोगों ने भी उनके एडवाइस को फॉलो किया बिना जाने कि उनकी नीड क्या है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं क्रिप्टो में निवेश करना, क्या क्रिप्टो वो जानते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे रिटर्न देने की उसकी मैकेनिज्म है, बिना ये कुछ जाने जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर ने उनको रिकमेंड किया, हमने उनके बहकावे में आके निवेश कर दिया क्रिप्टो में। सो यहाँ पर मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं और वो डिस्क्लेमर भी देते हैं कि आप जब भी निवेश करें तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही निवेश कीजिएगा, वो जरूर ये सजेशन देते हैं। बट ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं जो कि एक पेड प्रमोशन रहती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो फॉलो करते हैं, उनसे हमको बच के रहना है। राइट, सो इन्फॉर्मेशन का भंडार है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा इन्फॉर्मेशन या कौन सी एडवाइस आपके लिए सूटेबल है ये आपको जाने बगैर कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो वो आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। जस्ट लाइक मेडिसिन में भी एक डॉक्टर अगर एक एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है पेशेंट ए को, अब पेशेंट ए को वो सूट कर गया बट पेशेंट बी के लिए शायद वो सूटेबल नहीं हो बिकॉज उसकी साइड इफेक्ट हो सकती है पेशेंट बी को, राइट, रैशेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उसकी बॉडी प्रोफाइल क्या है ये जानकर ही डॉक्टर उनको एक अलग एंटीबायोटिक दे सकता है, इजंट इट। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स करने के दौरान जब भी हम निवेश करें तो एक जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं वो आपके नीड के हिसाब से बनाई गई पोर्टफोलियो है। जस्ट बिकॉज न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी हम पढ़कर ये डिसाइड कर लेते हैं कि शायद ये सही नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो सही है, और उसको हम जब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो वो एक पोटेंशियल लॉस या एक पोटेंशियल मिस्टेक साबित हो सकता है। सो ये था दोस्तों हमारा पहला मिस्टेक। कैसा लगा आपको हमारा पहला मिस्टेक, जरूर हमें आप एट द एंड ऑफ द सेशन बताइएगा, अपनी लर्निंग जरूर लिखिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। सो बढ़ते हैं दोस्तों आगे सेकंड मिस्टेक की ओर, और ये है चेंजिंग लेन, मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों वैसे तो पूछना नहीं चाहिए सवाल, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप कभी किसी ट्रैफिक में फंसे हैं क्या? अब इंडिया में है तो ऑफ कोर्स आप ट्रैफिक में फंसे होंगे, isn't it? ओके, सो मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आप कभी किसी गंदे ट्रैफिक में फंसे हैं क्या? अब जब मैं कह रहा हूं गंदा ट्रैफिक तो मतलब आधा घंटा हो गया, आधी इंच भी आपकी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, फ्रस्ट्रेशन आएगा? हे कम ऑन, यस और नो? आएगा ना? यस, या, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब ये फ्रस्ट्रेशन डबल कब होगा? जब हम देखते हैं कि हमारी लेन तो मूव नहीं कर रही है बट बगल वाली लेन, राइट, वो मूव करना चालू कर गई। अब माइंड में क्या आएगा, क्या आता है नॉर्मली, क्या आता है? हमें लगता है कि यार हम चलो उस लेन में स्विच कर लेते हैं। तो अपने ड्राइविंग स्किल की मदद से हम उस लेन में जैसे ही स्विच करते हैं और थोड़े आगे, राइट, थोड़ा आगे जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जिस लेन में हमने स्विच किया वो फिर रुक जाता है और जिस लेन को हमने छोड़ा फिर वो चलना चालू करता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ? हे कम ऑन, या मेरे साथ तो हुआ है। सो इसको साइकोलॉजी में दोस्तों आप जानते हैं क्या कहते हैं? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं रीसेंसी बायस। क्या मतलब हुआ रीसेंसी बायस का, राइट? कि जो भी रिसेंट में हुआ है, राइट, उसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं रीसेंसी बायस। और इन्वेस्टमेंट्स में भी ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम, चाहे वो ट्रैफिक हो या समझे थीम पार्क की लाइन हो या रेल टिकट कटवाना हो, उस लाइन में हम खड़े हैं, तो जब भी हम देखते हैं कि भाई बगल वाला लेन मूव कर रहा है तो हम वहां पे स्विच करते हैं, बट फिर वहां पे जैसे ही जाते हैं वो फिर मूव नहीं करता है, फिर बाद में पता चला जिसको हमने छोड़ा वो मूव करना चालू करता है। और ये जो हम लेन चेंजिंग करते रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन में हमें पहुंचना था
अगर हम एक लेन डिसिप्लिन तरीके से पकड़ कर जाते तो शायद जल्दी पहुंच पाते कंपेयर टू द लेन चेंजिंग। और इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा होता है कि जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं मेहनत से और डिसाइड करते हैं कि लार्ज कैप में थोड़ा इतना इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में इतना इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप में, वैल्यू में, इंटरनेशनल इक्विटीज में, फिर ऑल्टरनेटिव एसेट्स में या डेट में, जब हम डिसाइड करके आपके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके जब एक पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया जाता है और जब एक साल में हम रिव्यू करते हैं कि लार्ज कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मिड कैप ने थोड़ा एवरेज दिया और स्मॉल कैप ने तो एकदम पैथेटिक परफॉर्मेंस दिया है, तो हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं एक साल के परफॉर्मेंस को देखकर? क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि स्मॉल कैप सबसे वर्स्ट है, इससे बेटर है हम लार्ज कैप में रहते हैं, चलो पूरा का पूरा पैसा लार्ज कैप में स्विच कर ले। तो मतलब रिसेंट में हुआ एक इवेंट है जिसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी खराब है। तो बिल्कुल हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस के आधार पर जो भी रिसेंट में हुआ इवेंट है उसके आधार पर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हमारे चाहे वो कैटेगरीज हो या एसेट क्लास हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, अलग अलग एसेट क्लासेस में भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं, पास में रिसेंट में हुए इवेंट को रेफर करके जब हम डिसीजन करते हैं टू बाय और सेल और स्विच, देन इट कुड बी अ पोटेंशियल मिस्टेक। देखिए दोस्तों, जब हम ड्राइव करते हैं तो हम आगे देखकर ड्राइव करते हैं, रियर व्यू मिरर देखकर नहीं चलाता। हाँ, रियर व्यू मिरर देखना चाहिए। कब देखना चाहिए? जब हमें लेट्स से ओवरटेक करना है, इजंट इट? इन्वेस्टमेंट्स करने के दौरान भी पीछे देखना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, बट कितना पुराना देखना चाहिए? 5, 10 साल, 15 साल पुराना डेटा देखकर आपको इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी चाहिए। पास में 6 महीनों में क्या हुआ, एक फंड ने लेट्स से पास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छी रिटर्न दी, अब उसके पास उसका और कोई पुराना डेटा आपके पास है नहीं रेफर करने के लिए, तो आप ये कंक्लूड कर लेती है कि ये फंड सबसे बेस्ट है। अब कुछ ही वक्त बाद वो फंड ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया, सबसे खराब, फिर आप वापस से कंक्लूड करते हैं कि ये फंड खराब है, चलो मैं वापस से स्विच करता हूं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको डिसिप्लिन तरीके से जो पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया गया है वो आपके नीड को, जैसे कि मैंने कहा, अंडरस्टैंड करके आपको रिकमेंड किया गया था, तो वो हर एक कैटेगरी हो या एसेट क्लास हो, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। बट आप बार बार लेन चेंज करेंगे तो ऐसा होगा कि हम कुछ ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? और अगर मैं अभी आपको यहां पर कुछ डेटा शेयर करूं 2007 से, कैलेंडर ईयर 2007, CY07, अगर ये कॉलम आप रेफर करें तो देखिए सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास उस वक्त में कौन सा था? एज यू कैन सी, इक्विटी, ऑरेंज इज इक्विटी, 57% की रिटर्न आई थी 2007 में। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग वाज इंटरनेशनल इक्विटीज। अब एक निवेशक लेट्स से कंक्लूड कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर कि भाई इंटरनेशनल इक्विटीज इज द वर्स्ट परफॉर्मर, इट्स बेटर टू पुट एवरीथिंग इन इक्विटी। तो उन्होंने सब कुछ पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा दिया 57% के रिटर्न को देखकर। अब दूसरे ही साल 2008 में देखिए वही इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया, -51.3%। अब क्या आएगा मन में? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अरे डेट ने बट 9% दिया, तो चलो डेट में स्विच हो जाते हैं। तो फिर पूरा पैसा निकाल कर हम वापस से डेट में चले जाते हैं। अब उसके अगले साल आप देखिए डेट में रिटर्न कितना है, 9% का 3.5% आया। और इक्विटी जिसने -51% रिटर्न दिया था, अब वहां पर 78% रिटर्न आया दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चलता है कि हर एक एसेट क्लास, हर एक कैटेगरी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। और आपके जब आप निवेश करते हैं ऐसे किसी पोर्टफोलियो में, तो आपको उसको समय देना होगा। हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर जब जज कर लेते हैं कि वो एसेट क्लास या वो कैटेगरी खराब है, तो हम एक पोटेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि क्या करना ठीक रहेगा, राइट? वो बताने से पहले मैं अभी आपको यहाँ पर एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, और ये डेटा एक रियल डेटा है, राइट? मनोज नागपाल एक ऑथर है, उन्होंने मनी कंट्रोल में 2008 के बिगनिंग में 2018 के बिगनिंग में एक एनालिसिस की थी, राइट? और ये मनी कंट्रोल में आया था। तो उनकी एनालिसिस क्या थी मैं आपको बता दूं। उनकी एनालिसिस ये थी कि एक निवेशक है जिन्होंने, राइट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 2008 के बिगनिंग में। 2008 से 2018 तक 10 साल उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को दिए, करेक्ट?
1 लाख रुपए उन्होंने डिवाइड करके 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश किए। और कैसे किया उन्होंने वो निवेश? गूगल में सर्च किया टॉप 10 फंड्स, राइट, और उसमें 10-10 हजार रुपए इन ईच फंड निवेश करके वो उन्होंने 10 साल का समय दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने एक एक साल में रिव्यू करना चालू किया, और जैसे ही साल के आखिर में उन्होंने देखा कि जो पोर्टफोलियो है इतना अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने वापस से गूगल किया साल के आखिर में और टॉप 10 फंड्स वापस से सर्च किया। अब जो पहले टॉप 10 फंड्स थे 2008 के बिगनिंग में, अब 2009 के बिगनिंग में वो चेंज हो गए। और मैं दोस्तों पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि आप जब भी गूगल करो टॉप 5 फंड्स, टॉप 10 फंड्स, वो चेंज ही होते हैं। बहुत कम ऐसे फंड्स रहते हैं जो आपको टॉप 5 में दिखेंगे जो पिछले साल भी थे, राइट। तो अब उसके आधार पर उन्होंने वापस से अपनी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो चेंज कर दी, यहां से निकालकर वहां पे निवेश किया। तो ऐसा उन्होंने 10 साल तक किया दोस्तों, 10 साल तक लेन चेंज करते रहे, यहां से वहां से यहां। अब उनका क्या हुआ वो बताने से पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर उन्होंने निफ्टी में भी निवेश करके रखा होता ना, राइट, प्लेन वैनिला इंडेक्स फंड में निफ्टी के अगर निवेश करके रखा होता तो 1 लाख का बन गया होता 1,65,000, राइट, 2008 से 2018 के बीच में मैं बता रहा हूं। अब उन्होंने जो लेन चेंजिंग की बार बार ये सोचकर कि वो बहुत पोर्टफोलियो के फेवर में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका जो रिटर्न हुआ दोस्तों 10 सालों में 1 लाख रुपए बना उनका, केवल 1,12,000, राइट, सिर्फ 12,000 की गेन आई 10 सालों में। और अगर किसी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में उन्होंने निवेश करके, राइट, उसको 10 साल शिद्दत से दिए होते और बिना उसको डिस्टर्ब किए उसको ऐसे ही रखा होता, तो उनका 1 लाख रुपए बढ़कर बन गया होता 2,32,000 रुपए। ये रियल डेटा बाय द वे दोस्तों, मनोज नागपाल इन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी मनी कंट्रोल में, राइट। तो आप जान पा रहे हैं कि लेन चेंजिंग करना एकदम ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ फंड लेट्स से जो परफॉर्मेंस जो उसकी एकदम से चेंज हो गई जस्ट बिकॉज कुछ चेंजेस हुए, इंटरनल चेंजेस हुए, जरूर वो आपको रेफर करके उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसके लिए तो डेफिनेटली आपके जो एक्सपर्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर है वो आपको गाइड करेंगे ही। बट देन मैं यहाँ पर ये पॉइंट पे एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज पास्ट के कुछ 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल या 3 साल के डेटा के आधार पर हम ये डिसीजन ले लेते या ये जज कर लेते कि ये एसेट क्लास, ये फंड खराब है या बहुत अच्छा है, ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको करना चाहिए रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। रोलिंग रिटर्न एनालिसिस मतलब पुराना पास्ट डेटा, 10, 15, 20 साल का डेटा जब आप रेफर करके देखते हैं कि उस फंड ने या उस कैटेगरी ने अलग अलग मार्केट साइकिलों में कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कितना रिस्क उसने लिया था, उस रिस्क के अगेंस्ट में उसने कितना रिटर्न डिलीवर किया, राइट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इंडेक्स के अगेंस्ट में मतलब जो बेंचमार्क होती है, हर एक म्यूचुअल फंड की एक बेंचमार्क होती है, तो उस बेंचमार्क के मुकाबले उसने कितना अल्फा रिटर्न जनरेट किया, ये एनालिसिस करना जरूरी है। और वो भी पिछला पुराना 5-10 साल 15 साल पुराना डेटा आपको रेफर करना चाहिए, रोलिंग रिटेल एनालिसिस करनी चाहिए। बिकॉज देखिए दोस्तों, क्रिकेट की भी जब बात आती है, क्यों तेंदुलकर इतने सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी है? बिकॉज उनका एक क्लास है दोस्तों, राइट। अब फॉर्म जो है वो कभी कभार ऊपर नीचे होता है, जैसे कि तेंदुलकर भी कभी कभार डक में आउट होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब प्लेयर है, इजंट इट? उनकी एक क्लास है। अगर हम उनका पिछला 10-15 साल का हिस्ट्री देखें, सो वी गेट टू नो दैट ही इज अ क्लास अपार्ट प्लेयर। बट जस्ट बिकॉज उनके कुछ लेट से एक हाथ दो मैच से हम ये जज कर ले कि अरे ये प्लेयर तो खराब है, सो वैसे ही हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के दौरान भी वैसे सेम मिस्टेक कर लेते हैं, जब हम पास की रिसेंट में कुछ हुई इवेंट्स के आधार पर ये डिसाइड कर लेते, ये कंक्लूड कर लेते, ये जज कर लेते कि ये फंड, ये कैटेगरी या ये एसेट क्लास खराब है या अच्छी है। तो आपको पिछला पास्ट रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करके उस फंड की, उस कैटेगरी, उस एसेट क्लास के जो क्लास है वो देखनी चाहिए, बिकॉज क्लास इज ऑलवेज परमानेंट गाइस। फॉर्म टेम्परेरी रहती है बट क्लास जो होता है ना वो हमेशा परमानेंट होता है। तो ये एनालाइज करना जरूरी है, करेक्ट। और इसी के साथ ही साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेकंड मिस्टेक, राइट। बढ़ते आगे, जरूर अपने लर्निंग्स लिखेगा और अंत में शेयर कीजिएगा। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक विच इज थर्ड इन्वेस्टिंग।
एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हर्ड, राइट? पूरी दुनिया जो कर रही है, चलो हम भी वही करते हैं। अब वॉरेन बफे का कहना है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। पूरी दुनिया जो डर कर बेच रही है उसको तुम लालच में आकर खरीद लो, और जो लालच में आकर खरीद रही है उस वक्त तुम डर कर उसको बेच दो। कितने लोगों को ये बात समझ में, बाय द वे? अगर आपको ये बात समझ में आई है, देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। या यस, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक्स अ लॉट। जो दुनिया करती है उसका उल्टा करो स्टॉक मार्केट्स में, ऐसा वॉरेन बफे कह रहे हैं। बिकॉज एक हर्ड मेंटालिटी क्या होती है दोस्तों? अब पूरी दुनिया कह रही है कि भाई क्रिप्टो में निवेश करो, तो चलो क्रिप्टो में निवेश कर दे। पूरी दुनिया कह रही है पेटीएम के स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, आईपीओ में पैसा डालना चाहिए, तो चलो सब कर रहे तो हम भी करेंगे। पूरी दुनिया ने एलआईसी के आईपीओ में पैसा डाला, उस वक्त में एक दौर था कि भाई एलआईसी का आईपीओ खरीदना चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोगों ने एलआईसी के आईपीओ में भी पैसे निवेश किए होंगे। बट आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ, राइट? चलो मैं उस पर नहीं आता हूँ, बट देन यहाँ पर अगर हर्ड मेंटालिटी लेकर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और ये यहाँ पर एक छोटी सी मैं खुद की एक स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। 2008 में जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को ज्वाइन किया, और मेरा काम ये था कि मेरे को जगह जगह जाके इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंप करने थे, राइट? लोगों को बताना था कि क्यों इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड में करना फायदेमंद है, लंबे समय में कैसे वेल्थ क्रिएट करके देता है म्यूचुअल फंड्स। तो जहां जहां दोस्तों मैंने सेमिनार लिए, अंत में एक सवाल जो मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता था वो मैं अभी आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये 2008 की बात है, राइट? तो उस जमाने में अगर आपको याद है, रिलायंस पावर का आईपीओ आने वाला था। कितने लोगों को रिलायंस पावर का आईपीओ याद है? अगर आपको याद है देन प्लीज टाइप आई, सिंगल लेटर आई इन द चैट बॉक्स। रिलायंस पावर, राइट? आज से कुछ 14 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। मे बी आई थिंक मेरे को इस तरीके से पूछना चाहिए था, कितने लोग याद नहीं करना चाहते रिलायंस पावर के आईपीओ को? यस दोस्तों, उस वक्त में जब 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 मुझे ये पूछा जाता था, राइट, पार्टिसिपेंटों के द्वारा कि भाई रिलायंस पावर का आईपीओ आने वाला है, ये म्यूचुअल फंड तो ठीक है बट रिलायंस पावर के आईपीओ के बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने, क्योंकि ये सवाल किया जाता तो अपनी एनालिसिस करके रखी थी, मैंने प्रोस्पेक्टिव स्टडी किया था और उसके आधार पर मैं लोगों को कहता था रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 क्यों आपको रिलायंस पावर के आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए और क्यों इसका प्राइस आने वाले 10 साल तक भी नहीं बढ़ेगा। तो मुझे बदले में जो रिप्लाई आता था, लोग कहते थे मुझे कि धीरज, आपका थियोरेटिकल नॉलेज तो अच्छा है बट प्रैक्टिकल ज्ञान थोड़ा वीक लगता है। तो मैं उनको पूछता था कि आपका प्रैक्टिकल ज्ञान क्या कहता है? तो मुझे कहते थे कि देखो, 10 साल में प्राइस बढ़े नहीं बढ़े, लिस्टिंग के दिन तो जरूर बढ़ेगा। एक कमान, क्या? लिस्टिंग के दिन तो जरूर बढ़ेगा। अब मैं क्या ज्यादा आर्ग्यू करने में बिलीव करता नहीं हूं, तो फिर मैं तो यही सोचता था कि भाई जो भी हो खामियाजा आपको ही भुगतना है एट द एंड। तो मैं अपना काम करते रहा, यहाँ वहाँ जहां जहां मुझे कहा गया कि भाई सेमिनार लेना है तो मैं मेरा काम करता रहा। नाउ टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सीधा कंक्लूजन में आता हूँ। क्या हुआ, दिल से मैंने कोशिश की दोस्तों लोगों को कन्विंस करने के लिए कि रिलायंस पावर के आईपीओ में नहीं जाइए। दिल से मैंने कोशिश की। आज बहुत दुख है इस बात का कि मैं किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाया। इससे भी ज्यादा दुख आप जानते किस बात का है मुझे? कि सबने मिलके मुझे कन्विंस कर दिया और मैंने जाके सब्सक्राइब कर लिया रिलायंस पावर के आईपीओ को। यस, अब फाइनेंशियल लॉस तो छोटा था बिकॉज जो भी पॉकेट मनी थी वो मैंने निवेश की, बट वो होता ना एक ईगो, अपने अंदर एक जयकांत शिकरे होता है, तो वो ईगो हर्ट हुआ कि मुझसे कैसे मिस्टेक हो गया। अब मैं ही सारी दुनिया को बता रहा था कि नहीं निवेश करना, नहीं निवेश करना, और मैंने निवेश कर दिया। उस दिन दोस्तों मैंने एक बात समझी कि जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है ना, ये लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर डिपेंडेंट रहता है, राइट? इसी को ही कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, कि पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों पीछे रह जाए। पूरी दुनिया पैसे कमाएगी, मैं नहीं कमाऊं, ये मुझे बात बिल्कुल हजम ही नहीं हो सकती। तो इस वजह से मालूम है लॉजिक कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, वहां पे खतरा है, बट फिर भी दिल कहता है, माइंड कहता है कि नहीं जाएंगे।
डूबेंगे तो सब डूबेंगे, मैं अकेला तो नहीं डूबूंगा, बट फिर कोई भी मुझसे ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए इस हिसाब से। और ये एकदम मतलब इंस्टेंटली होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सोच समझ के करते हैं डिसीजन, एकदम से माइंड में आता है और आप एक्शन ले लेते हैं। बट देन दोस्तों याद रखिए, वॉरेन बफे ने क्या कहा, पूरी दुनिया जो कर रही है राइट, उसका आपको उल्टा करना है। तो ये हम एक ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी कि इंसान को दुख या उसका सुख इस बात पे डिपेंडेंट या इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके पास क्या है या क्या नहीं है, उसका सुख या दुख इस बात पे डिपेंड करता है कि औरों के मुकाबले उसके पास क्या है या क्या नहीं है, राइट। और अगर आपने ये जो पिक्चर की स्क्रीनशॉट है, मूवी की जो स्क्रीनशॉट है अभी, मुझे प्लीज बताइए कौन सा मूवी है। इंडियन बॉलीवुड लवर है तो ऑफ कोर्स आपने एक से ज्यादा बार तो ये मूवी देखी होगी। प्लीज मुझे फटाफट चैट्स में बताइए कौन सी मूवी है। यस, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। करेक्ट, थ्री इडियट्स। सो क्या होता है थ्री इडियट्स के इस वाले सीन में, जहां पर रिजल्ट लगता है और दोनों दोस्त भागते हैं नोटिस बोर्ड में देखने के लिए रिजल्ट। तीसरे दोस्त को तो पड़ी भी नहीं है, रैंचो को, वो तो सोया है। अब ये दोनों भागते हैं, देखते हैं जो फरहान है राइट, माधवन, तो वो राजू को बोलते हैं नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर। तो नीचे से देखता है तो नीचे सबसे उसी का ही नाम रहता है और उसके ठीक उसके ऊपर राजू का नाम रहता है। अब वो लोग तीसरे दोस्त का नाम ढूंढ रहे हैं पूरे लिस्ट में, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। दूसरा लिस्ट देखा, तीसरा लिस्ट देखा, कहीं पे भी नाम नहीं दिखा। तो माधवन दुखी हो जाता है, इस बात से दुखी नहीं है कि वो लास्ट आया है, या फरहान राइट, माधवन फरहान इस बात से दुखी नहीं है कि वो लास्ट है, उसको इस बात की ज्यादा दुख है कि उसका दोस्त फेल हो गया, मतलब रैंचो फेल हो गया। अब जैसे ही वो वहां पे बैठा रहता है, वहां पे मुंह लटका कर वापस राजू आता है, राजू उसके बगल में बैठता है और वहीं पे कुछ ही दूर चतुर रामालिंगम जोर जोर से चिल्ला रहा है, दिस इज नॉट फेयर, हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। तो फरहान राजू को पूछता है क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है। तो राजू बोलता है सेकंड आया है। तो फिर फर्स्ट कौन आया है, रैंचो। वो वापस दौड़ता है, लिस्ट देखता देखता पहला नाम राइट उसके ऊपर रैंचो का है। तो एक बैकग्राउंड में आवाज आती है कि उस दिन हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ सीखा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, बट वही दोस्त जब अव्वल आ जाए तो ज्यादा दुख होता है, इजंट इट। तो ये है दोस्तों ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, कि हम हमारी देखिए हमारी जो सुख या दुख वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। हम उसको हमेशा कंपेयर करके ये इस कंक्लूजन में आते हैं कि भाई हम ज्यादा सुखी है या दुखी है। अब जैसे कि आपने पोर्टफोलियो बनाई, 10 लाख रुपए निवेश किया, 10 लाख निवेश करने के बाद बाजार में एकदम से 6 महीने में तेजी आ गई, राइट, 20% की रैली आ गई मार्केट में। अब वहीं पे आप जब 6 महीने बाद अपनी पोर्टफोलियो देखते हैं मोबाइल में, देखा कि बाबा मैं आपका तो 30% रिटर्न आ गया, अरे वाह, बहुत खुश हो गए आप। अब वो खुशी क्या जो शो ऑफ नहीं की जाए, तो आपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके बताया कि भाई क्या मार्केट में रैली है, तो फ्रेंड बोलता हाँ भाई मस्त रैली आई है। जानता है तू भाई के पोर्टफोलियो में कितना आया रिटर्न, 30% का। तो वो अपना पोर्टफोलियो निकाल के बताता है मेरा 35% आया है। अब अपने मन को बहलाने के लिए हम क्या कहते हैं, हाँ भाई तू तो स्कॉलर है, तेरा तो 35% आएगा। फिर हम दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं, तीसरे फ्रेंड के पास जाते हैं, जहां जहां हम बताते हैं उनको 30% का रिटर्न आया है, वहां पे हमें पता चलता है किसी का 35 आया, किसका 34 आया, किसका 32 आया, किसका 40 आया। अब जो सुबह खुशी थी कि भाई 30% का रिटर्न कमाया है, शाम होते होते वो गम में बदल गई, राइट। तो दिस इज थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन में साइंस में बताया था, ये मैंने साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड की कि लोगों का जो खुशी या गम राइट, उसको फील करने का, जो एहसास करने का जो एक जो रहता है, वो कम रिलेटिव रहता है, एब्सोल्यूट कभी नहीं होता है। तो ऐसे में हम भी जब भी निवेश करते हैं राइट, तो हमें दूसरों के दूसरे जो कर रहे हैं राइट, उसके मुकाबले अगर हम भी वही करें तो हम कहीं ना कहीं वो एक मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज उनकी नीड अलग है, उनकी बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इनकम अलग है, खर्च करने का तरीका अलग है। ऐसे में वो जो कर रहे हैं वो भी हम करें तो वो एक हम पोटेंशियल मिस्टेक को वहां पर इनवाइट कर रहे हैं। तो हर्ड मेंटालिटी से दोस्तों बच के रहना है, और आपको अपने नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही तरीके से जो पोर्टफोलियो आपके लिए आइडियली बनाई गई थी, बिकॉज देखिए ऐसे तो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बहुत है, ऐसा होता है कि कुछ परफॉर्मेंस
कुछ प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, कुछ की बहुत खराब आती है, बट आपके लिए जो पोर्टफोलियो बनाई गई है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है। अगर आप समझे 2-3 साल के लिए निवेश कर रहे तो इक्विटी में आप नहीं करते हो, आपको डेट में करना होगा या सेमी इक्विटी प्रोडक्ट में करना होगा। तो वहीं पे आप किसी इक्विटी प्रोडक्ट के साथ उसको कंपेयर करते हैं अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को, तो आप जरूर दुखी होंगे ही होंगे। बिकॉज वो व्यक्ति ने शायद अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए निवेश किया होगा और आपने घर खरीदने के हिसाब से 3 सालों में आपको पैसे इकट्ठे करने हैं डाउन पेमेंट के लिए। तो ऐसे में जब आप कंपेयर करके पोर्टफोलियो में देखते हैं कि भाई ये वो कर रहा है तो चलो हम भी वही कर लेंगे, या न्यूज़पेपर में छपा है कि भाई ये करना, ये एसेट क्लास में फलाना फलाना निवेश करना बहुत अच्छा है भी आने वाले वक्त में, चलो हम वो करेंगे। हर्ड मेंटालिटी से दूर रहना है दोस्तों, राइट। तो जरूर अपने लर्निंग्स लिखेगा। मिस्टेक नंबर 3, हर्ड मेंटालिटी। आगे बढ़ता हूं मैं, और वो है मार्केट टाइमिंग। सो चलिए, अभी तक तो हमने जाना कि भाई हेडलाइन इन्वेस्टिंग नहीं करनी, हेडलाइन देखकर, राइट। इंफॉर्मेशन, जो जनरल इंफॉर्मेशन को हमको फाइनेंशियल एडवाइस समझकर निवेश नहीं करना चाहिए, हमको हर्ड मेंटालिटी से बच के रहना है, राइट। अब ये सब जानने के बाद कुछ निवेशक फिर भी मुझे कहते हैं कि धीरज, आप जो कह रहे सही है, जो मेडिसिन आप बोल रहे वही मेडिसिन लेंगे, बट उसमें, राइट, पोर्टफोलियो में थोड़ी मार्केट टाइमिंग तो कर ही सकते हैं ना। अब मार्केट टाइमिंग क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट टाइमिंग का यह मतलब हुआ कि जब बाजार गिरता है तभी पैसे निवेश करें, और जब बाजार बढ़ता है तभी उस प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट करें, और बार बार ये हम करते रहे, इन आउट इन आउट, राइट। इसको कहते हैं मार्केट टाइमिंग। सो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं क्या ये करना ठीक है, इन माय ओपिनियन एब्सोल्युटली नो। मार्केट टाइमिंग भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारे केसेस में हमने देखे जहां पे भी मार्केट टाइमिंग की गई थी, वहां पे रिटर्न्स बनने के चांसेस, जो पोटेंशियल प्रॉफिट वो कमा सकते थे, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट को गवा दिया, जस्ट बिकॉज वो मार्केट में बैठे नहीं थे, मार्केट के बाहर बैठे थे, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। होता है ना वैसा कि बहुत सारे निवेशक होते हैं, मुझे, मैं भी बहुत सारे ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका हूं जहां पे निवेशक कहते हैं कि धीरज, अब बजट आने वाला, उसके बाद निवेश करें तो ठीक है, क्या अभी सही समय है निवेश करना? अच्छा, अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम निवेश करेंगे। अगर हम इवेंट्स को ट्रैक करके डिसाइड करते हैं कि हमको निवेश करना है, या जब पैसा एकदम से बढ़ जाता है हम तभी एग्जिट करते हैं बिना ये जाने, बिकॉज देखिए, आप जब निवेश करते तो आपने एक पोर्टफोलियो जो बनाई है, एक गोल सोचकर, एक गोल माइंड में रखकर आपने वो पोर्टफोलियो बनाई है। आप जानते हैं कि भाई 10 साल तक, 15 साल तक आपको पैसों की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, आपने रिटायरमेंट के लिए निवेश किया है। ऐसे में जब जब आप बाजार में जो अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं और उसके आधार पर बाई सेल करते रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, राइट। पीटर लिंक, सबसे बड़े फंड मैनेजर यूएस के दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस अगर मैं आपको बताऊं, 20 साल तक इन्होंने मोर देन 21 to 25% तक का कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर किया यूएस जैसे मार्केट में। इंडियन मार्केट में तो समझ में आता है 20% का रिटर्न, बट यूएस में इन्होंने, राइट, ऐसा रिटर्न 20% रिटर्न डिलीवर किया है अपने निवेशकों के लिए। तो ये इनका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना है। ये कहते हैं कि निवेशकों ने जितना पैसा करेक्शन में नहीं गवाया ना, उससे ज्यादा तो करेक्शन के इंतजार में बाजार से बाहर बैठकर गवाया है, राइट। फार मोर मनी हैज बिन लॉस्ट, I'm sorry, right, far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate correction than has been lost in correction themselves, right। तो ये उनका कहना है, ये उनका तजुर्बा है पिछले 30-40 साल का, कि करेक्शन के इंतजार में जब एक निवेशक बाजार के बाहर बैठा रहता है ये सोचकर करेक्शन आएगा तब मैं निवेश करूंगा, तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है लॉस की। मैं अभी आपको रियल डेटा के साथ इसको बताने वाला हूं, बट आप समझ गए होंगे अभी तक कि मार्केट टाइमिंग क्या है और क्यों इससे हमको बच के रहना चाहिए। सो यहां पर दोस्तों अब मैं कुछ डेटा शेयर करने वाला हूं, ये डेटा आप समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2020 का, राइट, एक परफॉर्मेंस है सेंसेक्स का और बाकी सारे फंड्स का। तो एक निवेशक मान के चलते 1 जनवरी 2003 में उन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किए थे, राइट। अब 2020 के आखिर में 31 दिसंबर को वही 1 लाख रुपए अगर सेंसेक्स में भी निवेश किया होता तो 14 लाख रुपए बन गया होता, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। और कुछ फंड्स हैं यहाँ पे, राइट, 3-4 फंड्स के नाम है।
उनके आप भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 17 सालों में, राइट, 2003 से 2020 17 सालों में इनकी परफॉर्मेंस क्या है 1 लाख रुपए की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये फंड सबसे बेस्ट है, प्लीज डोंट सी दिस एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, बिकॉज ये सब बहुत पुराने फंड्स हैं, तो इसके लिए मैंने इनके डेटा को यहाँ पे कंपाइल करके आपको यहाँ पर अब मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने मार्केट टाइमिंग की होती, बाई सेल, तो क्या हो गया होता। अब 17 सालों में डटकर बैठा अगर कोई निवेशक, मतलब बिल्कुल मार्केट टाइमिंग की नहीं, वो एक तरीके से समझो भूल ही गया निवेश करके, तो सेंसेक्स में उसके 1 लाख का 2020 में 17 सालों में बन गया 14 लाख, राइट। बाकी सारे फंड वैल्यूएशन आप देख रहे हैं। अब यहीं पे 17 सालों में अगर हम 2 अच्छे दिन इस 17 साल की जर्नी में से निकाल दें, अब 2 अच्छे दिन का क्या अर्थ हुआ। देखिए बाजार में अगर आप निवेश करें तो आप जानते हैं कभी खुशी कभी गम होता है, मतलब कुछ अच्छे दिन होते हैं बाजार के, मतलब जो कि एकदम पीक पे चढ़कर बैठा रहता है बाजार, और कुछ एवरेज होते हैं, फ्लैट रहता है कि भाई कोई मूवी नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। और तीसरा है कि एकदम खराब रहता है, एकदम ब्लड बाथ होती है, करेक्शन होती है, तो वो खराब दिन गिने जाते हैं। तो कभी खुशी कभी गम। एफडी की तरह हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं देता बाजार, देता है तो एक ही साथ इतना दे देता है कि बीते जितने सालों में भी रिटर्न नहीं आया वो कवर हो जाता है। इस तरीके से इक्विटी फंक्शन करता है, राइट। तो ऐसे में अगर हम पूरे 17 साल की इस जर्नी में कुछ 6,500 दिन होते हैं, 6,400 दिन होते हैं, तो इन 6,400 दिनों में से 2 दिन अगर मैं निकाल दूं, 2 सबसे बेस्ट डेज इक्विटी के, सेंसेक्स के, आप जानते क्या हो गया होता इस इन्वेस्टमेंट वैल्यू का, जहां पे बिना कुछ किए 17 साल डटकर बैठे थे तो 14 लाख बना। बट अगर 2 अच्छे दिन मिस हो गए होते तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूं क्या नुकसान हो गया होता दोस्तों। 2 दिन मिस करने से, केवल 2 दिन मिस करने से, जहां पे 14 लाख बन सकता था, अब वहां पे देखिए आप 10,96,000 बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज लॉस। 4 लाख पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट विच दैट इन्वेस्टर कुड हैव मेड, he lost it just because he was waiting outside the market, और वो 2 दिन उन्होंने गवा दिए। वैसे ही अगर आप देखो बाजार में सबसे बेस्ट 5 डेज अगर उन्होंने गवा दिए होते तो 14 लाख का बन गया होता 8,71,000। 10 दिन 20 दिन 30 दिन, सर मैं आपको सीधा 40th डे का बताता, 40 बेस्ट डेज अगर गवाए तो 14 लाख का, जो 14 लाख बन सकता था 17 सालों में, वो सिर्फ बना केवल 1,47,000। तो मतलब 1 लाख बना केवल 1,47,000 इन 17 ईयर्स। 99 ऑलमोस्ट 90% वेल्थ इरोजन। अब ये तो किसी को नहीं मालूम कि भाई बेस्ट डे कभी रहता है, वर्स्ट डे कभी रहता है, फ्लैट डे कभी रहता है, किसी को नहीं मालूम। नो बडी कैन प्रेडिक्ट दिस फ्रेंड्स। देखिए प्रेडिक्शन इन मार्केट ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट। तो ऐसे में इलाज क्या है इसका, कि आपको डटकर बैठे रहना है। अब ये जो एनालिसिस हुआ, इसके आधार पर मैं 3 कंक्लूजन आप सभी से यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, और इन तीनों कंक्लूजनों के फीडबैक मुझे आपसे चाहिए। तो अगर आप इन कंक्लूजनों से एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 1। अगर पहला कंक्लूजन जो मैं दे रहा हूं अगर आप उससे एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप 1-एग्री एंड सेंड इट टू मी ऑन चैट बॉक्स। वैसे ही 2-एग्री, 3-एग्री या डिसएग्री, व्हाटएवर। तो पहला कंक्लूजन सुनिए। जब ये पूरा डेटा मैंने अंडरस्टैंड किया तो मुझे एक बात समझ में आई, जो कि पहला कंक्लूजन है मेरा, कि जो पूरे 17 साल की जो जर्नी थी इस निवेशक की, जिन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किए, ये जो रिटर्न उन्होंने बनाया ऑलमोस्ट 1200% का एब्सोल्यूट रिटर्न बनाया दोस्तों 17 सालों में बाजार में रहकर, ये उन 17 सालों के रिटर्न्स थे ही नहीं, ये बीच के कुछ बेस्ट डेज के ही रिटर्न्स थे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं ना देन प्लीज टाइप 1-एग्री, कि बाजार में जो पैसा बनता है वो पूरे लंबे समय का नहीं रहता है, बीच के कुछ सबसे बेस्ट डेज के ही होते हैं। ये है कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, आने वाले वक्त में भी जो वेल्थ क्रिएट होगा बाजार में, वो भी, अभी अगर आपने समझे 10 साल के लिए निवेश किया है, 15 साल के लिए निवेश किया है, अब वो 10 साल में बेस्ट डेज कभी आएंगे ये तो किसी को नहीं मालूम।
तो मतलब आने वाले वक्त में भी जो वेल्थ क्रिएट होगा वो भी किसी ना किसी बेस्ट डे का ही मैजिक रहेगा, कमाल रहेगा। अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 2-agree, राइट। और तीसरा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर हम मार्केट टाइमिंग करते रहेंगे, राइट, इन आउट करते रहेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, राइट, बेस्ट डेज गंवाने की बढ़ सकती है। सो मतलब जो पोटेंशियल, जो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट हम बना सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गवा देने की मार्केट टाइमिंग करने की वजह से बढ़ सकती है। अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 3-agree इन द चैट बॉक्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इसमें दो बातें होगी, या तो शायद मैं अच्छे से आप लोगों को समझा नहीं पाया होगा, तो बट मैं वापस से एक बार बता दूं क्विकली। 3 कंक्लूजन्स मैंने बताए। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि बाजार में जो वेल्थ क्रिएट हुआ है पास्ट में, अभी इस डेटा को हम रेफर करें, 17 साल में जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वो 17 साल का रिटर्न है ही नहीं, वो बीच के कुछ बेस्ट डेज का ही रिटर्न है। ये था कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2 ये था कि आने वाले वक्त में जो वेल्थ क्रिएट होगा वो भी आने वाले वक्त 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिटर्न होगा ही नहीं, बीच के कुछ सबसे बेस्ट डेज के ही रिटर्न होंगे। ये था कंक्लूजन नंबर 2। और कंक्लूजन नंबर 3 ये है कि अगर हम मार्केट टाइमिंग करते रहेंगे, इन आउट, और सोचते रहेंगे नहीं बाजार गिरने दो उसके बाद निवेश करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों उसका उल्टा हो गया और बाजार एकदम से बढ़ गया और बेस्ट डेज हमने गवा दिए, तो पोटेंशियल जो हमारी प्रॉफिट हम कमा सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट थी, वो हम गवा देंगे। ये था कंक्लूजन नंबर 3, राइट। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विपरीत ओपिनियन है, आई डू नॉट माइंड, प्लीज फील फ्री इनफैक्ट टू शेयर दैट आल्सो। सो ये था दोस्तों अब तक का एनालिसिस, जहां पर हमने देखा कि मार्केट टाइमिंग कैसे घातक साबित हो सकता है निवेशकों के लिए। बिकॉज अगर हम इंतजार में बैठे रहे कि भाई बाजार गिरने दो उसके बाद निवेश करेंगे, तो फिर वो किसी को नहीं पता कि कब वो गिरेगा, राइट। और उसके आगे भी वो कब वापस रिकवर करेगा, कितनी तेजी से करेगा, ये सब प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल, नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे में डट कर बैठे रहना ही एक इलाज है जो हमें हमारे पोर्टफोलियो में फॉलो करना है, और तब जाके हम बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन देखेंगे, राइट। सो यहाँ पर देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्लाइड में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना चाहिए दोस्तों। मार्केट टाइमिंग नहीं करना है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। निक मोरे ने कहा है ये, राइट, अगेन अ वेरी बिग इन्वेस्टर। पहले वाली इमेज में जैसे आप देख रहे हैं, राइट, वहां पे निवेशक ने देखे सिक्के लगाए, मतलब पहला निवेश किया, राइट, जो पहला इमेज है वहां पे सेल बाय सेल बाय सेल बाय करते करते अंत में देखो सिक्का कितना बड़ा, थोड़ा ही बड़ा। वहीं पे एक निवेशक जो डटकर बैठा रहा, सेल किया ही नहीं, डटकर बैठा रहा, और सीधा गोल जब उसका मैच्योर हो रहा है, बिकॉज पैसा तो निवेश किया था भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए, या कोई लॉन्ग टर्म, समझो एक विला खरीदना था हमको, 15 साल हम निवेश करके रखना चाहते, एक फार्म हाउस बनाना है हमको, ड्रीम वेकेशन अचीव करनी है, ये सब लंबे समय का गोल था। बट बीच में क्योंकि बाजार उतार चढ़ाव से हमने देखा कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, तो हमने सेल की, फिर वापस बाय की, फिर सेल की, फिर बाय की। बट डट कर बैठे रहे तो देखिए कितने सिक्के यहाँ पे बने, कितना वेल्थ क्रिएट हुआ है। तो ये है मैजिक ऑफ गिविंग टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 4 जिससे आपको बचना है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी मिस्टेक की ओर। बट उससे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे जब मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ ना, तो बहुत सारे निवेशक मुझे कहते हैं कि धीरज देखो, आज आप जो कह रहे हैं इक्विटी एंड ऑल म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएट होता है, बहुत अच्छी बात है। बट देन आज भी बहुत सारे निवेशक इक्विटी से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी रिलक्टेंस है इन्वेस्ट करने का इक्विटी में, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इजंट इट। बाजार ऊपर तो ऊपर, मतलब पैसा बना तो बना, अगर बाजार नीचे तो फिर पैसा हमारा कम भी हो सकता है। और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा निवेशक अगर हम देखें कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज पीपीएफ for most of the people. If we see from the past so many generations, PPF has been the most preferred product. बट दोस्तों अगर मैं इसको कंपेयर करूं हमारे आज के जमाने के मुकाबले, राइट, अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दूं, मेरे खुद के परिवार में, राइट, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने पीपीएफ में निवेश किया,
राइट? एंड आई पर्सनली लव पीपीएफ. द रीजन बिहाइंड दैट इज, पूरी जिंदगी मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने पीपीएफ में पैसा निवेश किया, अकाउंट मैच्योर हो गया, काम में मेरे आए. आई लव पीपीएफ. राइट? और यहां पर देखिए दोस्तों, पीपीएफ से बेहतर अगर आने वाले वक्त में हम जब निवेश करते हैं इक्विटी में, चलो आने वाले वक्त की तो बात ही छोड़ देते, पास्ट में अगर किसी ने किया होता पीपीएफ में नहीं करते हुए, अगर उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया होता तो क्या रिजल्ट आया होगा, ये मैं एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पर अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ. बट यहाँ पर एक पॉइंट समझिए आप, कि हमारे जो पूरा हमसे जो पिछले जनरेशन के लोग थे, उनके रहन सहन में और आज हमारे रहन सहन में बहुत ज्यादा फर्क है. इजंट इट? अगर हम देखें, मेरे जो दादाजी थे वो धोती पहनते थे, मैं आज पैंट पहनता हूँ, जीन्स पहनता हूँ, कभी कभार जरूरत पड़े तो शॉर्ट्स भी पहनता हूँ. वो पैदल घूमते थे, मैं गाड़ी में घूमता हूँ. वो चिट्ठी लिखते थे कम्युनिकेशन के लिए, मैं व्हाट्सएप करता हूँ. राइट? तो उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में बहुत ज्यादा फर्क है. अब उनकी जरूरतें क्या थी? रोटी कपड़ा और मकान. और हमारी जरूरत है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. उनके खर्चे दोस्तों 10 साल में डबल हो रहे थे, आज हमारे खर्चे 5 साल में डबल हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो उनका था, वो हम अगर अडॉप्ट करके आगे बढ़े तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा फेवरेबल साबित नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर अब मैं यही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को जब टाइम देते हैं ना, तो क्या मैजिक हो सकता है, मैं भी आपको वर्सेस पीपीएफ बताने वाला हूं. तो पहले समझ के चलते हैं कि अगर एक पीपीएफ अकाउंट में, राइट, 2006 से 1 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था पीपीएफ अकाउंट, और 15 साल उस पीपीएफ अकाउंट को दिया. ऑन एन एवरेज मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया, उसके आधार पर मैं अभी आपको बता रहा हूं. यहाँ पर हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश किया गया था, 22.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी. उसके अगेंस्ट में आप देखिए जो रिटर्न बना है वो है 44,65,908. राइट? डबल बन गया पीपीएफ. अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यही सेम पैसा, राइट, 1.5 लाख रुपए हर साल 15 सालों के लिए अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में की होती, बिकॉज पीपीएफ में नॉर्मली दूसरा एक कारण होता है निवेश करने का, वो तो सेफ है, गारंटीड रिटर्न देता ही है आपको, बट दूसरा एक कारण रहता है कि वो टैक्स बेनिफिट भी देता है. तो चलो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से, मतलब म्यूचुअल फंड्स में भी एक टैक्स सेविंग की ऑप्शन होती है, ईएलएसएस जिसको हम कहते हैं, अगर आपने पीपीएफ में नहीं डालते हुए ईएलएसएस में डाली होती है, और 22 लाख आपने जिस फंड में पैसा डाला, मान के चलते वो इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट फंड निकला, सबसे बेस्ट फंड. राइट? 16 घोड़े थे, 16 फंड थे, उसमें से सबसे जो तेज भागने वाला घोड़ा था, आपने उसी पे पैसा लगाया, बिकॉज आपके कुंडली में था राजयोग. तो इसके वजह से आपका जो फंड निकला वो सबसे बेस्ट निकला. अगर सबसे बेस्ट फंड का भी हम परफॉर्मेंस देखें पिछले 15 सालों में, 22.5 लाख रुपए का बन गया होता, 80,47,345. राइट? बट जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ उन लोगों के पोर्टफोलियो में आता है ऐसे रिटर्न जिनकी कुंडली में राज हो गए. हम तो ठहरे एवरेज लोग, चलो मैं एवरेज रिटर्न की बात करता हूं. अपने ही हिसाब से आपने 15 साल पहले 15 अलग अलग म्यूचुअल फंडों में 1.5 लाख रुपए लगाए, 22.5 लाख रुपए का एवरेज परफॉर्मेंस भी हम देखें तो बन गया होता 63,43,000 रुपीज. मैं जब भी सेमिनारों में और वेबिनार में बात करता हूँ, खास करके सेमिनारों में मेरे साथ ज्यादा होता है कि सेमिनार एंड होने के बाद लोग मुझे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, धीरज ठीक है आपने जो बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट होता है, आई कंप्लीटली एग्री, बट देन यू नो व्हाट, मेरे जैसे लोगों का है ना नसीब खराब है इक्विटी में. तो मैं उनको पूछता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है आपका नसीब खराब है? तो वो बोलते हैं कि मैं जिस दिन निवेश करता हूँ उसी दिन बाजार गिर जाता है, और जिस दिन एग्जिट करता हूँ उसके ठीक कुछ दिनों बाद एकदम बढ़ जाता है. ऐसा हुआ है बाय द वे किसी के साथ? अगर हुआ है तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि जिस दिन आपने निवेश किया बाजार एकदम से टूट गया, और जिस दिन आपने एग्जिट किया उसके ठीक कुछ दिनों बाद एकदम से बढ़ गया. आप जानते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं काल सर्प दोष. राइट? मतलब अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है और आपने समझो अगर सबसे खराब फंड में अगर निवेश किया होता, इंडस्ट्री के सबसे खराब ईएलएसएस फंड, तो उसमें भी आपका रिटर्न बन गया होता दोस्तों 54,47,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, मतलब 11 लाख रुपए ज्यादा पीपीएफ के मुकाबले अगर खराब फंड में भी निवेश किया होता तो दिस इज द पावर ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स. राइट? टाइमिंग नहीं करना है, टाइम देना अपने इन्वेस्टमेंट को. हम अगर बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के मुकाबले देखें, पीपीएफ हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, हम वहां पे समय देते हैं 10 15 20 साल.
अभी जो ईपीएफ है वहां पे तो पूरा, जब तक हम जॉब पे है, सैलरी प्रोफेशनल जो ईपीएफ में निवेश करते हैं, तो जब तक जॉब में है तब तक वहां पे उसको उतना समय देते हैं। बट जब इक्विटी की बात आती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं उसको उतना समय नहीं दे पाते, बिकॉज इट इज नॉट लीनियर इन नेचर, द परफॉर्मेंस इज नॉट लीनियर इन नेचर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट डट कर बैठे रहने वाले ही सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 4, जिससे बचना है हमको, मार्केट टाइमिंग। अब आगे बढ़ता हूं मैं हमारे लास्ट मिस्टेक की ओर, राइट, और ये है पैनिक बटन, प्रेसिंग द पैनिक बटन। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने देखा है पिछले मेरे प्रोफेशनल 10-12 साल की प्रोफेशनल जर्नी में, जहां पे निवेशक अक्सर अब तो काफी हमारे जितने भी निवेशक हैं काफी मैच्योर हो गए, वो समझते हैं अभी मार्केट्स कैसे फंक्शन करता है। बट पहले के कुछ सालों में मैं ये देखता था कि लोग फटाफट पैनिक बटन दबा लेते थे। क्या होता है पैनिक बटन? देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाजार में जो पैसा है वो रोप वे की तरह नहीं बढ़ता है। रोप वे का मतलब आप जानते हैं, रोप वे में अगर आपने सफर किया है तो वो एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में ऐसे 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 आगे जाता है। और उससे विपरीत अगर आपने रोलर कोस्टर में राइड किया है तो आप जानते हैं रोलर कोस्टर कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। इसके लिए मैं कहता हूँ इक्विटी में निवेश करना रोलर कोस्टर में निवेश करने के जैसे है। बिकॉज रोलर कोस्टर में देखो, जब रोलर कोस्टर ऊपर जाता है तब मजा आता है। डर कब लगता है? कब डर लगता है? जब वो नीचे आता है, इजंट इट? और यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा क्विकली। एक स्टोरी है जहां पर जो मेन जो किरदार जिन्होंने निभाया है उसका नाम है बहादुर। बहादुर की स्टोरी है, तो आप स्टोरी को सुन लीजिए पहले, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहादुर और उसके कुछ दोस्त एक बार डिसाइड करते हैं वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड एक्सपीरियंस करने के, जो कि अबू धाबी में फेरारी वर्ल्ड, आपने नाम सुना होगा, राइट। और दोस्तों ये इतना भयंकर राइड होता है, इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर हार की गति पकड़ लेता, वो भी सिर्फ 3 सेकंड्स में। मतलब पहले के 3 सेकंड्स में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हो, इतना भयंकर। तो जब बहादुर और उसके फ्रेंड्स वहां पे जाते हैं, देखते हैं, आंखों देखा हाल। अब जो क्या होता है यहाँ पे थीम पार्क में, जब हम जाते हैं ना, तो 100 लोगों में से जब ऐसे खतरनाक राइडों की बात आती है तो 100 में 90% लोग वहीं पे राम राम बोलकर सेल्फी लेकर चले जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। केवल 10 लोग ही बैठते हैं, बिकॉज इतना भयानक रहता है वो राइड, हम हिम्मत ही नहीं बना पाते उसमें बैठने की। तो सेम हाल बहादुर का भी रहता है। अब बहादुर ने हाँ तो बोल दिया वहां पे जाने का, और उसका ये पहला राइड रहता है, रोलर कोस्टर राइड, और लाइफ का पहला राइड ही सबसे फास्टेस्ट राइड। अब मन ही मन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बैठूंगा नहीं। बट उसके सामने एक दिक्कत रहती है, राइट, एक प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम क्या रहता है कि अकेला नहीं गया है, दोस्तों के साथ गया है। हाँ, अकेला गया होता तो डेफिनेटली वहां से वो कल्टी खा सकता था, बट वहां पे क्योंकि दोस्तों के साथ गया है, अब नहीं बैठेगा तो जीवन भर दोस्तों से सुनते रहना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? अरे भाई का सिर्फ नाम ही बहादुर है। बहादुर में, बहादुर में कोई भी नहीं है, राइट। बहादुर में कोई भी डैश नहीं है। मुझे बता सकता है क्या जवाब है? बहादुर में कोई भी, एक कमान चैट्स में कोई बता सकता है? बहादुर में कोई भी बहादुरी नहीं है, राइट। सो अपने नाम के इज्जत को बचाने के लिए वो लाइन में जुड़ जाता है। जैसे जैसे लाइन आगे आगे जाती है वैसे वैसे वो डरना चालू करता है। अब जैसे उसकी बारी आती है, बैठ जाता है रोलर कोस्टर राइड में, पसीने छूट रहे हैं। वो देखकर एक फ्रेंड उसको वही बगल में जो बैठा, बोला क्या हुआ, क्यों डर रहे तू इतना, तेरे पसीने छूट रहे हैं? तो बोलता है कि यार मेरे को लग रहा है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो उसका फ्रेंड उसको तसल्ली देने के लिए कहता है कि यार 1.5 मिनट की बात है, बस 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के बाद ही राइड खत्म हो जाएगा। अच्छा, 1.5 मिनट का ही राइड है क्या? बट दोस्तों, वो जो 1.5 मिनट थे ना बहादुर के जीवन के, वो 1.5 घंटे जितना लंबा हो गया था उसके लिए। उसको उस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन की कही हुई बात याद आई थी कि इंसान को ज्यादा खुशी कब होता है, और मतलब एक ऐसा समझिए एक प्रसंग बन जाता है जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है तो वहां पे ऐसा लग रहा है समय कम कम होते जा रहा है, और जो चीज हमें पसंद नहीं है वहां पे हमेशा ऐसा लगता है समय खिंचते जा रहा है। तो ऐसे ही बहादुर के साथ भी होता है। जैसे ही राइड चालू होता है दोस्तों, राइट, वो 1.5 मिनट बहादुर के जीवन के सबसे भयंकर 1.5 मिनट बन जाते हैं। बहुत 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 ज्यादा डरना चालू कर देता है बहादुर उस वक्त में, राइट। बहादुर के पास डेस्टिनी ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने केवल 2 ही ऑप्शन दिए थे। कितने? केवल 2। आइदर ही कैन फाइट और ही कैन फ्लाइट।
संदीप महेश्वरी जी के अगर लैंग्वेज में कहूं, या तो परिस्थिति में भाग लो या तो परिस्थिति से भाग लो, राइट? दो ही ऑप्शन थे। अब उस वक्त में ऑप्शन ये दो थे, या तो डटकर बैठे रहो या तो कूद जाओ चलती हुई राइड से। अब आप में से जितने लोग भी अगर ऐसे किसी राइड में बैठे हैं, राइट, तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, जब आप राइट उस राइड में बैठे थे और जब आपको डर लगा था, क्या आप चलती हुई राइड से कूद गए थे? अब ऑफ कोर्स आप सोच रहे हैं शायद धीरज पागल हो गया होगा कि ऐसा सवाल कर रहा है। अरे कूदेंगे कैसे? कूदे तो गारंटीड लॉस, बट अगर डटकर बैठे रहे तो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। कुछ नहीं तो जरूर एक सेल्फी पोस्ट करने फेसबुक में, इंस्टा में डालने के काम आएगा कि यू हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड, इजंट इट? तो दोस्तों, जब हम चलती हुई राइड से, चलती हुई रोलर कोस्टर की राइड से डर के कारण नहीं कूदते हैं, तो बाजार से क्यों कूद जाते हैं? अगर मैं आपको बताऊं, बाजार भी तो एक रोलर कोस्टर राइड ही है, राइट? अगर सेंसेक्स का फास्टेस्ट राइड में बताऊं 2004 से, राइट, 2003 से 2007 के बीच में 4 सालों में, राइट, 7 टाइम्स की ग्रोथ आई। मतलब 1 लाख डाला हुआ 7 लाख बन गया, 10 लाख डाला हुआ 70 लाख बन गया, 1 करोड़ डाला हुआ 7 करोड़ बन गया, 10 करोड़ डाला हुआ 70 करोड़ बन गया। इतना फास्टेस्ट राइड था सेंसेक्स का, केवल 4 सालों में इतना वेल्थ क्रिएट हुआ। अब इसमें भी आप देखो, ये जो 4 साल की जर्नी थी, ये रोपवे की तरह नहीं थी, एकदम से 7 गुना नहीं बना, बहुत उतार चढ़ाव आए थे, राइट? कभी ऊपर कभी नीचे, 6 बड़े करेक्शंस आए थे दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं 100 में 90 निवेशक किसी ना किसी करेक्शन में डर के मारे कूद गए होंगे। क्या हुआ उनके साथ? लॉस। और जो डटकर बैठे रहे, उन्होंने ही 7 गुना वेल्थ क्रिएट की अपनी। अब जब डर लगता है तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, राइट? सेलिंग ड्यू टू फियर इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, इजंट इट? एक मिनट। तो सेलिंग ड्यू टू फियर इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। और फियर एक ऐसी चीज है जो कि आप जिस पर अपना नियंत्रण तो नहीं रख सकते, डर तो आता ही है, करेक्ट? बट अभी डर लगने के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं, उसी पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। कहते हैं ना हम, डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। तो डटकर अगर बैठे रहेंगे दोस्तों, तो हम जरूर जीतेंगे। देखिए, 3 बातें मार्केट्स के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नंबर 1, कब करेक्शन आएगा किसी को नहीं मालूम, कितना करेक्शन आएगा ये भी किसी को नहीं मालूम, और रिकवरी कब आएगी उस करेक्शन के बाद ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कैसे अपने मन को बहलाए, कैसे हम डटकर बैठे रहे? आज मैं आपको एक मंत्र शेयर करने वाला हूं, और ये विश्व का ऐसा एक मंत्र है जो सारे सक्सेसफुल निवेशक जपते हैं अपने पोर्टफोलियो में जब उनको डर लगता है। बिकॉज दोस्तों, मैं तैयार करना चाहता हूं जितने भी निवेशक है यहाँ पे, जो अगर समझिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं आज, आप तैयार रहिएगा, आने वाले वक्त में भी बहुत भयंकर करेक्शंस आएंगे, आएंगे फॉर श्योर। वो मार्केट ही क्या, इक्विटी मार्केट ही क्या, जहां पे करेक्शन नहीं है, बट उस करेक्शन को, उस कैलामिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर जो भी निवेशक निवेश करते हैं या अपनी एसआईपी चालू रखते हैं, वो ही सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं, राइट? तो मंत्र जो मैं शेयर कर रहा हूं वो है, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। मेरे साथ प्लीज दोहराइएगा, जहां भी आप बैठे हैं वहीं से आपको दोहराना है, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस मंत्र। जब भी आपको डर लगेगा, जब आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर करेक्शंस आए, तब अपने आप को, अपने मन को ये मंत्र कहकर जरूर उसको बहलाइएगा, कहिएगा, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। और ये पास्ट में जो हुए इंसिडेंट्स है, जो इवेंट्स है, अगर हम वो रेफर करें, तो उस वक्त में जिन लोगों ने भी ये मंत्र जपा, आज उन्होंने ही सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है इक्विटीज में, राइट? अगर मैं आपको बताऊं, 1992 में हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था, 1 साल में 54% गिरा था सेंसेक्स। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छपा था हेडलाइन, एंड ऑफ सेंसेक्स क्वेश्चन मार्क। अब वो देखकर क्या होगा, क्या हुआ होगा? लोगों ने लिटरली, जो लोगों ने बोरो करके निवेश किए थे बाजार में, उन लोगों के न्यूज छपे थे कि उन्होंने सुसाइड की, राइट? तो एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जब आप देखते, पढ़ते, रेफर करते हैं, तो ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा डर कर वो पैनिक बटन दबा लेते। तभी उससे तभी नहीं डरना है आपको, पैनिक बटन नहीं दबाना है, डटकर बैठे रहना दोस्तों। मंत्र जपना है, करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट।
बिकॉज जब ये स्कैम हुआ था एक साल में 54% गिरा, उसके ठीक 1.5 साल में देखो 127% की रिकवरी आई। दिस शोज करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये 92 की बात है। 96 में ईस्ट एशियन क्राइसिस जब हुआ था, 4 साल तक 40% डाउन रहा सेंसेक्स, वहां से ठीक एक साल में 115% की रिकवरी आई। दिस शोज करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2000 टेक बबल, राइट, Y2K क्राइसिस माइक्रोसॉफ्ट का, 56% की गिरावट इंडियन मार्केट्स में आई थी। ऑल ओवर ग्लोबली बहुत ज्यादा करेक्शन आया था। इंडियन मार्केट की बात करूं तो 1.5 साल तक 56% डाउन रहा, वहां से ठीक 2.5 साल में 138% की रिकवरी। दिस शोज करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2008 लीमन ब्रदर क्राइसिस, राइट, 61% की गिरावट। उसी साल में मैंने इनफैक्ट बाजार ज्वाइन किया था, और उसी साल में दलाल स्ट्रीट में, जैसे वॉल स्ट्रीट है यूएस में, वैसे हमारे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट है, तो एक बड़ा बहुत बड़ा वो बुल, राइट, जो है, राइट, बुल का स्टैच्यू स्थापित किया था। और उस वक्त में जैसे ही बाजार गिरा, टूटा, ब्लड बात हुई, तो सब लोग उस बुल को कहते थे कि वो पनौती है। वैसे लोग मुझे भी कहते थे कि तू बड़ा पनौती है, तूने ज्वाइन किया बाजार और बाजार गिर गया। बट दोस्तों, हम कितने वक्त तक पनौती रहे? कुछ 1.5 साल तक। एक साल तक तो 61% डाउन रहा, सबसे बड़ा करेक्शन, बट उसके ठीक 1.5 साल में देखो 157% की रिकवरी। व्हाट डज दिस इंडिकेट माय फ्रेंड्स? करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये तो चलो पुरानी बात हुई। अभी रिसेंट में जब लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ, तो क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन आना चालू हुआ। 42,000 का बाजार 27,000 में जाके रुक गया, राइट। अब उस वक्त में बहुत फियर क्रिएट हुई थी, एक वायरस था वो, और कंटेजियस था, फैल रहा था पूरे विश्व में, तो कोई समझ नहीं पा रहा था क्या होगा। बट जो भी निवेशक डट कर बैठे रहे अपने पोर्टफोलियो में, एग्जिट नहीं किया, उन्होंने क्या देखा आने वाले वक्त में? बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन। 35% गिरा, उसके ठीक 8 महीनों में 73% की रिकवरी दोस्तों, 73%, राइट। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही वैक्सीनेशन की न्यूज बाहर आ गई थी, तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव होने चालू हो गए। बिकॉज बाजार देखिए, कभी भी एक बात हमेशा याद रखिए, लॉजिक से ज्यादा है ना, सेंटिमेंट्स पे आधारित है बाजार, कि बिजनेस करने का माहौल क्या है। बिजनेस करने का माहौल बहुत अच्छा है ना, तो बाजार बहुत अच्छे से फिर तेजी पकड़ता है। यह है बाजार का कमाल। जैसी वैक्सीनेशन की न्यूज बाहर आई, उसके बाद से बाजार एक मतलब 2021 के बिगनिंग में, जनवरी में चढ़ना चालू किया, राइट। 27 से गिरकर 50,000 हो गया, और उसके ठीक 100 ट्रेडिंग सेशंस में दोस्तों 50,000 का 60,000 हो गया। सिर्फ 100 ट्रेडिंग सेशंस में, सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट रैली ऑफ सेंसेक्स। तो यहां पर आपको देखिए एक बात समझनी है, करेक्शन पास्ट में आए थे, फ्यूचर में आए थे, प्रेजेंट में आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। अब पास्ट के जितने भी करेक्शन हम देखें, जितने भी करेक्शंस रेफर करें, जैसे कि आप देख रहे, पूरे एक लिस्ट मैंने बना दी है 2001 से 2020 तक, 20 सालों की पूरी करेक्शन की हिस्ट्री है। बड़े से बड़ा करेक्शन भी आया है, बट उसके बाद रिकवरी आई है। बाजार गिरता ही है वापस उठने के लिए। अब पास में हमेशा हम, जब समझे अपॉर्चुनिटी थी निवेश करने की, जब बाजार करेक्ट हुआ था, अब जो लोग कंसिस्टेंटली एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं वो तो वेल्थ बनाते ही है, बट और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कब आती है? जब जब ऐसा बड़ा करेक्शन आता है ना, तो कुछ लमसम पैसा निवेश करना चाहिए। अगर स्पेयर में कुछ पैसा पड़ा है ना, तो उसको निवेश जरूर करना चाहिए, आपको और ज्यादा फायदा होता है। बट पास्ट के इवेंट्स को अगर हम देखें, तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे यार निवेश करना चाहिए था। बट जब फ्यूचर में ऐसे इवेंट होंगे ना, तब निवेशक एक बात कहते हैं जो हमेशा मुझे याद रहती है। वो कहते हैं मुझे, धीरज दिस टाइम इट्स डिफरेंट। क्या कहते हैं? 4 वर्ड, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। निवेश नहीं करते। अच्छा, मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं यहाँ पे, कि 20 सालों में जितने भी बड़े बड़े करेक्शन हो, चलो 20 साल की बात छोड़ देते, अभी जो 2020 में करेक्शन हुई थी लॉकडाउन की, कोविड के, तो आपको मैं अभी एक टाइम मशीन में भेजने वाला हूं। जितना पैसा है आपके पास आज, सब लेकर आप जाइए टाइम मशीन में, 2020 में जब 27,000 का सेंसेक्स हो गया था, उसमें लगा कर आइए। कितने लोग जाना चाहेंगे? पूछने की बात है क्या? बट दुर्भाग्यवश ऐसा कोई टाइम मशीन है नहीं। बीते जितने सालों में हम देखे, जो करेक्शंस हुए, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसे नजर आते हैं, बट आने वाले करेक्शनों में निवेशक कहते हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट। मेरे को आज भी वो किस्सा याद है, जब जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन का जब वो लहर आया था, और उसके बाद यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, तो करेक्शन अच्छी आई थी तभी बाजार में। तो मैंने कुछ निवेशकों को बताया, जब उन्होंने सामने से पूछा कि भाई क्या करना है, तो मैंने बोला कि आप निकालने का तो सोचेगा ही नहीं, आप कुछ पैसा हो सके तो निवेश कीजिए। तब फिर उन्होंने, उसमें से एक निवेशक की जो मुझे बात थी कि धीरज दिस टाइम इट्स डिफरेंट, वायरस का टेंशन चल रहा है वहां पे, वॉर का टेंशन चल रहा है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट।
तो निवेश किया ही नहीं। तो बीते जितने सारे इवेंट्स हम देखे तो हमें हमेशा लगती है यार शी अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया, और आने वाले करेक्शनों में हमको लगता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। तो फिर दोस्तों देखिए, हमको ये बात समझनी है, आने वाला 20-30 साल भारत देश के लिए एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, इट्स द मोस्ट वेल्थ क्रिएटिंग पीरियड। वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज। आज हम कह रहे हैं ना, भारत विश्व गुरु है, करेक्ट? इंडिया इज गोइंग टू लीड, शो द पाथ टू डेवलपमेंट टू द वर्ल्ड। और ऐसे में पूरी नजरें आज भारत देश पे टिकी हुई है, बिकॉज यहाँ पर जिस तरीके से जो रिफॉर्म्स बन रहे हैं, जिस तरीके का जो बिजनेस का माहौल है, आने वाले वक्त में जो ग्रोथ, जो पोटेंशियल जो हम देख रहे हैं, $5 ट्रिलियन बनने वाली है अभी हमारी इकोनॉमी। जिस वक्त में अगर हम देखें पास में जितने भी डेवलप नेशन है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए थे, उनके बाजार में एक निरंतर तेजी आई थी 25-30-40% की। तो क्या लगता है आपको भारत देश में इतनी तेजी नहीं आएगी? आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की जब इकोनॉमी हमारी बनेगी, तो बाजार में कहां से कहां ग्रोथ होगा, कहां से कहां जा सकता है बाजार, जस्ट इमेजिन। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो तेजी, वो जो लेवल आएगा बाजार में, वो रोपवे की तरह नहीं आएगा, रोलर कोस्टर की तरह आएगा। आपका पेशेंस जरूर टेस्ट होगा, आपकी फियर आपको बार बार पैनिक बटन दबाने में मजबूर करेगी। बट उस वक्त में जो लोग भी जो मंत्र जपेंगे, बनी करेक्शन तो एक टेम्पररी इवेंट है, परमानेंट रहने वाला है ग्रोथ। ये बात को मन में रखकर जो लोग कंसिस्टेंटली बिना निवेश को निवेश किए हुए पैसों को विड्रॉ किए बगैर कंसिस्टेंटली निवेश करके उसको वक्त देंगे, वही सबसे ज्यादा पैसे बनाएंगे, राइट? सो दोस्तों, जो हमारे इस लास्ट मिस्टेक का एक आखिरी मैसेज है, जो मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे प्लीज बताएं, राइट, चैट बॉक्स की मदद से। करेक्शन इज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। योगेश जी, वासु, धर्मेश जी, वैभव, श्रेया जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रुशाली जी, सतीश सर, थैंक यू सो मच। एंड ग्रोथ इज, यस यस, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रेलेवेंट लगी होगी, जो आज मैंने शेयर की पूरी 5 मिस्टेक्स। मेरा एक छोटा सा यहाँ पर एक पहल था, बिकॉज मैं तो इस बात में बिलीव करता हूं कि नॉलेज शेयर करनी चाहिए, नॉलेज हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसकी मदद से वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। और आज हमने एक छोटी सी पहल ली गोपाल हेगड़े फाइनेंशियल सर्विसेज की थ्रू, राइट, इस प्लेटफॉर्म से, कि हमने आपको ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताए जो निवेशक करते हैं, और ये मिस्टेकों से हम जब बचकर हमारे पोर्टफोलियो में वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं दोस्तों, करेक्ट? तो समराइज कर दूं क्या आज हमने देखा हमारे पूरे वेबिनार में। पहला था हेडलाइन इन्वेस्टिंग, कि एक्सपर्ट्स के या हेडलाइन के बातों में आकर उस जनरल इंफॉर्मेशन को जब हम एक फाइनेंशियल एडवाइस समझकर अपने पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एक हमारे लिए मिस्टेक हो सकता है। दूसरा, लेन चेंजिंग, राइट? जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करें, जो भी पोर्टफोलियो आपको आपके एक्सपर्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर ने रिकमेंड किया है, डट कर बैठे रहिएगा उसमें, बिकॉज पास्ट में ऐसा होगा कि उसमें जो भी आप कैटेगरी में निवेश करें, एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे परफॉर्मेंस में। तो अगर हम देखें वो जो परफॉर्मेंस है वो पास्ट के डेटा को रेफर करके हमें चेंज नहीं करना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए, बिकॉज हर एक एसेट क्लास का, हर एक फंड का एक क्लास होता है। फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, बट क्लास ऑलवेज इज परमानेंट। सो डट कर बैठे रहिएगा अपने पोर्टफोलियो के साथ, और बार बार पास्ट में क्या हुआ परफॉर्मेंस देखकर चेंजेस मत कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमने देखा हर्ड इन्वेस्टिंग, पूरी दुनिया जो कर रही है, क्रिप्टो में डाल रही है, तो चलो पेटीएम में डाल रहे, चलो एलआईसी में, आईपीओ में डाल रहे, चलो हम भी डालेंगे। अगर वैसा करके हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेंगे तो शायद हम एक मिस्टेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे नहीं बन जाएंगे, बन भी सकते, कभी बार बनते भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी दैट जितनी भी ज्यादा एक एक तरीके का यूफोरिक मार्केट क्रिएट की जाती है, एक मार्केटिंग किया जाता है कि भाई ये आईपीओ में निवेश करो बहुत फायदा होगा, वहीं पे सबसे ज्यादा धोखा लोग खाते हैं। तो उससे बच के रहना हार्ड इन्वेस्टिंग से। फोर्थ इज मार्केट टाइमिंग, बार बार इन आउट करते नहीं रहना है, राइट? टाइमिंग से ज्यादा इज इंपॉर्टेंट टाइम, राइट? टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बिकॉज अगर आप अंदर बार करते रहेंगे, और अगर आप बाहर बैठे हैं बाजार के ये सोचकर कि भाई गिरने दो बाजार तभी निवेश करूंगा, और उसी वक्त में बेस्ट डेज आपने गवा दिए, तो हमने देखा रिजल्ट क्या है। 40 दिन बेस्ट डेज के गवा दिया अगर 17 सालों में, पिछले 17 सालों में, तो वेल्थ 90% इरोड हो गई, चली गई 90% वेल्थ। और जो लोग डटकर बैठे रहे, भूल गए भाई नहीं मैंने निवेश किया लंबे समय के लिए, मेरे को निकालना ही नहीं है पैसा, तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेसिंग द पैनिक बटन,
राइट ऐसा होगा, आपकी पेशेंस टेस्ट होगी, जब बाजार गिरेगा डर आएगा मन में, बहुत ही स्वाभाविक है, तैयार रहिएगा, आने वाले वक्त में भी करेक्शन आएगा, डर लगेगा, बट अपने आप को बार बार ये मंत्र कहना, करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। उसके बाद आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन अवश्य देखेंगे, राइट। तो इसी के साथ ही साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना कीमती समय आपने आज दिया मुझे, और इस वेबिनार से आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपकी खास लर्निंग्स रही हो, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट, सो दैट बाकी सारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से वो भी अपनी कुछ आपके लर्निंग से कुछ सीख पाए। तो मैं यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको भी अगर कुछ कहना है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं, या अगर आपको मैसेज के माध्यम से कुछ अपना मैसेज पहुंचाना है तो यू आर फ्री टू डू दैट एज वेल, जो भी आपको ठीक लगे, राइट। आपकी लर्निंग्स क्या रही है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आज के इस वेबिनार को लेकर तो अवश्य चैट बॉक्स के माध्यम से, या आप अनम्यूट करना चाहे अपने आप को तो प्लीज जो वहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन होगा, आप हैंड रेज जब अपना करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। राइट, बट बहुत मजा आया मेरे को आज का ये वेबिनार डिलीवर करते हुए, बिकॉज जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम भी ऐसे सारे डेटा रेफर करके यही सोचते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, इक्विटी में जो पैसा बनाने का एक जो डिसीजन है, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों गोल से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि एक गोल को ध्यान में रखकर ही आपने निवेश किया इक्विटी में। रैंडमली हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, जितने भी मैंने सेशंस किए तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसी चीज में एम्फोसाइज करता हूँ कि मैं मेरे निवेशकों को किसी गोल के माध्यम में, मतलब गोल को लिंक करके ही उनको इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करूँ, तब जाके वो डटकर बैठे रहते हैं। तो बिना गोल के शायद सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है। वो कहते हैं ना, व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजियर, राइट। लक्ष्य होना जरूरी है, बिना लक्ष्य के इट इज जस्ट लाइक अ शिप विदाउट अ रडर, राइट। नहीं पता कहाँ जाना है। एन एनवलप विदाउट एन एड्रेस, वो एनवलप ही कहाँ जाएगा जहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मेरा पर्पस है, वो पर्पस जब आप डिसाइड करते हैं, राइट, और उसके आधार पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बीच में कितना ही करेक्शन है, कितना ही कुछ भी आप प्रॉब्लम्स फेस करें तो भी आप डटकर बैठे रहेंगे, बिकॉज आपको अपना वो गोल अचीव करना है। तो वो एक मोटिवेशन हमेशा आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहने के लिए ले जाएगी।